हेलो दोस्तों, वंदन प्रेप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। किसी भी हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, अगर आप सॉफ्टवेयर छोड़ भी दो तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आपको अगर कॉलेजेस में कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको करना होता है, तो आपकी टीम का कोई लीडर होता है जो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, प्लान करता है, टाइमलाइंस एनालाइज करता है कि हम इसको कब तक फिनिश करेंगे। वो अलग बात है कि जब सबमिट करना होता है उससे एक दिन पहले ही काम होता है, बट उसको अगर हटा के सोचे तो प्लान किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जो प्रोजेक्ट को जो करना है उसको हम बांटते हैं टीम मेंबर्स में कि कौन सा टीम मेंबर क्या पार्ट कंप्लीट करेगा उस प्रोजेक्ट का। तो ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के केस में भी जब हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है सॉफ्टवेयर बनाने का, तो उसको मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि जब हम उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तभी हम उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें बताता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर जो गिवन टाइम है उसमें कंप्लीट करें। जो गिवन बजट है, एक फिक्स बजट होता है क्लाइंट का, उसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस बजट में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और साथ में उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर क्वालिटी और मेंटेनेंस हो। ऐसा ना हो कि आपने प्रोजेक्ट तो जल्दी से बनाया बट एक पुअर क्वालिटी का प्रोजेक्ट है, तो क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा जो आपने काम किया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डील्स विद ऑल दीज थ्री थिंग्स: कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ देखते हैं। सबसे पहले प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग क्या बोलता है कि आपको एक प्रपोजल लिखना पड़ता है कि क्लाइंट आपको ही क्यों ये प्रोजेक्ट दे। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो किसी को भी प्रोजेक्ट दे सकता है, पर प्रपोजल आपको लिखना पड़ता है कि वो आप क्यों कैपेबल हो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो प्रपोजल राइटिंग। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, उसके कितने फेजेस आपने कंप्लीट कर लिए वो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है टू द क्लाइंट कि हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको शायद हम डिलीवर कर सकते हैं। हम फेजेस में भी, आइट्रेशंस में भी डिलीवर करते हैं, जैसे हमने SDLC मॉडल्स में देखा था। नेक्स्ट है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी टीम को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, आपकी टीम में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना एक्सपीरियंस है, वो आपस में लड़ रहे हैं या नहीं, उनका टीम वर्क कैसा है, टीम स्पिरिट कैसा है, ये सब चीज़ें आती है पीपल मैनेजमेंट में। किसी के बीच में लड़ाई हो गई तो उसको सॉल्व किया जाए, उनको प्रॉपरली काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कम ज़्यादा काम ना हो, इक्वली डिवाइड हो, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस हो, किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये सब चीज़ें आता है आपका पीपल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग, अब आपको अपना प्रोजेक्ट प्लान करना है। आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया, आपने प्रपोजल लिखा, आपको असाइन हो गया। अब आपको उसको प्लान करना है कि लिमिटेड टाइम, जो गिवन टाइम है, गिवन बजट है, उसमें आप उसको कैसे करोगे। अगर टाइम बढ़ेगा तो बजट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर 4 दिन में कोई प्रोजेक्ट करना था, आपने उसको 10 दिन में किया, तो वो 6 दिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए टीम वाले तो सैलरी मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, प्लस रिसोर्सेज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मोर टाइम मीन्स मोर कॉस्ट। तो इसका मतलब हमें गिवन टाइम में इसको कंप्लीट करना है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली हमें एनालाइज करना होता है कि हमारा फ्लो क्या रहेगा और प्रोग्रेस कितना हुआ है और कैसे होगी आगे, बेस्ड ऑन द करंट प्रोग्रेस। 2 टाइप की होते हैं, प्लान ड्रिवन, जो कि प्लान ड्रिवन एक हमारा ट्रेडिशनल वे है। इसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सब कुछ सोच लेते हैं कि ऐसे 21 दिन ये काम होगा, सो एंड सो डेट तक हम एक पर्टिकुलर फेज़ कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं और प्लान करने के बाद हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल वे है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? आपने स्टार्ट में प्लान किया, तो जब आप स्टार्टिंग में प्लान करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्लान करने में। आप पूरा प्रोजेक्ट एक बार में प्लान कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपने उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो सकता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, या किसी रैंडम रिस्क की वजह से, या कुछ भी रीज़न की वजह से आपकी टाइमलाइन में डिले आ गया, या आपके रिसोर्सेज कम पड़ गए, कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। आगे का जितना प्रोसेस होगा वो सब खराब हो जाएगा, तो आपको दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको हम ट्रेडिशनल वे कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये आजकल इतना यूज़ नहीं होता। आजकल एजाइल यूज़ होता है। एजाइल क्या बोलता है कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है कि हमें सो एंड सो चीज़ें कवर करनी है इस प्रोजेक्ट में, बट अब उसको शॉर्ट टर्म में ब्रेक करो और उसको स्प्रिंट्स में करो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एजाइल में। तो ये क्या बोलता है, आइटरेटिव अप्रोच है। प्लानिंग करो बट इंक्रीमेंट्स में, टुकड़ों में प्लानिंग करो। पहले एक फेज़ की प्लान करो, 2 हफ्ते का प्लान किया कि 2 हफ्ते में आपको
ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए उसकी प्रोग्रेस के बेसिस पे नेक्स्ट प्लानिंग करो। हो सकता है वो पर्टिकुलर टास्क नहीं हो पाया हो, कहीं डिपेंडेंसी रह गई हो, कहीं पे एरर आ गया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट स्प्रिंट में या नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करो। तो इससे क्या होता है, आप प्लानिंग में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, प्लस अगर इन केस यूज़र की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है तो आप उसको तुरंत मॉडिफाई करके नई प्लानिंग में, नई स्प्रिंट में ऐड कर सकते हो। तो अजाइल एक मॉडर्न मेथड है जो कि फ्लेक्सिबल है। तो अजाइल प्लानिंग आजकल मॉडर्न वेज में यूज़ होती है। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, अब हमें प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है कि वो प्रॉपर टाइम में हो, प्रॉपर कॉस्ट में हो, हर एक टीम मेंबर अपना पार्ट डिलीवर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाँच मेंबर्स की टीम में 3 ने अपना काम किया, 2 ने नहीं किया। तो अगर वो 2 नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरा प्रोजेक्ट आपका बेकार है। उन तीनों ने जो सही काम किया वो भी बेकार है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं कर पाए। क्लाइंट को थोड़ी मतलब है कि आपके 3 मेंबर ने काम किया, 2 ने नहीं किया। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में क्या आता है, कैलेंडर टाइम, कि आप उसको कैसे टाइम को डिवाइड करके काम कर रहे हो। एफर्ट रिक्वायरमेंट, कि आपके टीम मेंबर का कितना एफर्ट लगेगा, एफर्ट के हिसाब से ही आप शेड्यूल कर सकते हो। टीम मेंबर, आपकी टीम में कितने मेंबर्स है, ज़्यादा मेंबर्स है तो आप उसको उस हिसाब से शेड्यूल करोगे, कम मेंबर्स है तो आप उसको अकॉर्डिंगली शेड्यूल करोगे। रिसोर्सेज, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने टीम मेंबर्स में, जिससे कि लड़ाई ना हो और प्रॉपरली हर एक बंदा अपने रिसोर्स को यूज़ कर पाए। और जब कोई टीम मेंबर अपना रिसोर्स यूज़ कर ले तो वो दूसरे को हैंड ओवर कर पाए कि मेरा काम हो गया, अब तू इस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। टास्क डिपेंडेंसीज, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर कोई टास्क करना है तो वो डिपेंड करता है आपके दूसरे टीम मेंबर के टास्क पे, क्योंकि जब वो अपना टास्क करेगा तभी आप उसके टास्क को यूज़ करके अपना टास्क कर पाओगे। एक डिपेंडेंसीज रहती है, तो वो टास्क डिपेंडेंसी हमें एनालाइज करनी पड़ती है, और जिसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो टास्क पहले होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक टास्क ए है और उसके ऊपर 2 टास्क डिपेंड करते हैं, बी और सी, तो पहले ए टास्क को करना ज़रूरी है। ए टास्क को करेंगे तभी हम बी और सी को कर पाएंगे। तो इसको हमें एनालाइज करना पड़ता है कि हम कौन से टास्क को पहले करें। तो उसके लिए हमारा आता है क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM। इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हाँ आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बट CPM क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट में जितने भी टास्क है उनको एक चार्ट की फॉर्म में क्रिएट करता है, और डिपेंडेंसीज के फॉर्म में बेसिकली, कि कौन सा टास्क किस टास्क पे डिपेंड करता है। और उस डिपेंडेंसीज के बेसिस पे एक क्रिटिकल पाथ आता है हमारे पास। वो क्रिटिकल पाथ बताता है कि किस ऑर्डर में हमें टास्क को परफॉर्म करना है, सो दैट मिनिमम टाइम में हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। तो CPM हो गया। उसके अलावा हम गैंट चार्ट्स या पर्ट चार्ट्स भी करते हैं। तो गैंट चार्ट्स क्या है, बेसिकली फॉर्म ऑफ चार्ट्स है जिसमें हर एक का हम टाइम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट में कितना है, प्लानिंग में कितना टाइम लगेगा, टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम के हिसाब से हम एक एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, शेड्यूलिंग प्रिपेयर करते हैं। तो गैंट चार्ट्स भी आप एक बार देख सकते हैं, बट डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि गैंट चार्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है पर्ट चार्ट्स। पर्ट चार्ट्स भी सिमिलर है, जो कि आपको पर्ट चार्ट्स बेसिकली एक ऑर्डर बताते हैं कि किस ऑर्डर में आपको टास्क परफॉर्म करना है, और उस ऑर्डर में परफॉर्म करने से आप एक नॉमिनल टाइम में अपने प्रोजेक्ट को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो पर्ट चार्ट्स एक ऑर्डर निकाल के आपको देते हैं। नेक्स्ट है माइलस्टोन और डिलीवरेबल। माइलस्टोन एक तरीके से चेक पॉइंट होता है कि हमने एक माइलस्टोन कवर किया, कंप्लीट किया। जैसे कि आपको एक टास्क गिवन है, आपने उस टास्क को एनालाइज करा। एनालाइज मतलब कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच है, सब कुछ आपने एनालाइज किया। तो एक माइलस्टोन है कि मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कोडिंग, अब आप कोडिंग करने गए तो आपने कोडिंग कर लिया, तो ये आपका माइलस्टोन कंप्लीट हो गया कि कोडिंग इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग। तो आपने टेस्टिंग को हैंड ओवर कर दिया, तो एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ कि कोडिंग इज कंप्लीट, टेस्टिंग को हैंड ओवर। जब टेस्टर अपनी सारी टेस्टिंग कर लेगा तो वो नेक्स्ट फेज को हैंड ओवर करेगा, तो वो माइलस्टोन हमारा कंप्लीट होता है, एक चेक पॉइंट होता है। डिलीवरेबल क्या होता है कि हमने एक फेज, प्रोजेक्ट का एक फेज कंप्लीट किया, और अब उसको हम मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं, क्लाइंट को हम डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो फेजेस में होती है, एक पर्टिकुलर फेज डेवलप हुआ, हमने उसको ओपन टू पब्लिक कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज हम डेवलप करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं वो पहले वाले फेज से। तो इस तरीके से हमने एक फेज कंप्लीट किया और डिलीवर करते हैं, तो उसको हम डिलीवरेबल बोलते हैं। अब फाइनल एक्टिविटी ऑफ SPM, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हमें बोलता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या पॉसिबल रिस्क है। रिस्क क्या एक प्रोबेबिलिटी टर्म है जो फेलियर में कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो तो रिस्क है कि एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
प्रिकॉशन के लिए आप क्या करते हो, हेलमेट पहनते हो, सीट बेल्ट लगाते हो। तो ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। आप मैनेज कर रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ध्यान से गाड़ी चलाऊँगा, हेलमेट पहनूंगा, सीट बेल्ट लगाऊंगा। तो ये सब हमारे रिस्क मैनेजमेंट के तरीके हैं। तो सॉफ्टवेयर के केस में 3 टाइप के बेसिकली रिस्क होते हैं, प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क क्या बोलता है, रिस्क जैसे कि शेड्यूलिंग रिलेटेड रिस्क, रिसोर्सेज रिलेटेड रिस्क, रिसोर्सेज शॉर्ट पड़ गए, शेड्यूलिंग हमारी गलत हुई है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क क्या हुआ कि अब हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। या टीम मेंबर्स के रिलेटेड रिस्क, मैनेजमेंट रिलेटेड रिस्क, बजट रिलेटेड रिस्क, तो वो आता है आपका प्रोजेक्ट रिस्क में। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिस्क मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड रिस्क, कि आपने जो एनालाइज किया था कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जिस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा। स्केलेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, क्वालिटी रिलेटेड रिस्क, वो आता है आपके प्रोडक्ट रिस्क। कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या रिस्क है, क्या वो मार्केट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा, या उसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। अब आपने एक बिजनेस को दिमाग में रखते हुए आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, बट हुआ क्या, वो बिजनेस अब रिक्वायर्ड ही नहीं है मार्केट में, या आउट ऑफ बिजनेस हो गया जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर। तो वो बिजनेस रिस्क है कि अब लोगों को ज़रूरत ही नहीं है आपके सॉफ्टवेयर की। फॉर एग्जांपल, बहुत पहले OLX चलता था कि किसी को भी सेकेंड हैंड खरीदना OLX, बट अब बहुत कम क्रेज़ हो गया उसका। क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी हो गई है और बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है। तो OLX एक बिजनेस रिस्क में आ गया कि अब इतना रिक्वायर्ड नहीं है वो मार्केट में। अब रिस्क मैनेजमेंट के हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हमें सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि क्या चीज़ रिस्क है और क्या नहीं है। तो हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट रिस्क है, प्रोडक्ट रिस्क है, बिजनेस है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिस्क होता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क होता है। तो हम पहले सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल रिस्क है जो फेलियर में कन्वर्ट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि वो कितने सिवियर है या कितने हार्मफुल है। अगर उसका इम्पैक्ट बहुत कम है तो हम उसको बाद में हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम किसको हैंडल करेंगे, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जिसका अगर वो फेलियर में कन्वर्ट हुआ तो बहुत लोग उससे इम्पैक्ट होंगे, या हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा, या हमें लॉस हो जाएगा। तो हम उसकी एक रैंकिंग करते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी या बेस्ड ऑन कितना हार्मफुल वो रिस्क है। फिर उसके बाद आता है रिस्क प्लानिंग। अब हमें प्लान करना है। प्लान करने का मतलब है अब हमने उनको प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर दिया, बट अब हमें उसे अवॉइड भी तो करना है। तो अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज होती है जिससे कि हम रिस्क को होने ही ना दें। उसके अलावा मिनिमाइजेशन, कि रिस्क को होने ही ना दे, ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल चीज़ है। रिस्क तो होता ही है, मतलब फेलियर में कन्वर्ट होता ही है। तो अब हम उसको मिनिमाइज़ करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कि अगर एक रिस्क है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस रिस्क तो हो सकता है रहे, बट उसका इम्पैक्ट हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट हम रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान मतलब अब रिस्क हो गया, अब फेलियर हो गया, तो अब उसको कैसे हम डील करें, कैसे मिटिगेट करें। वो अगर हमारा लॉस हो गया या यूज़र इम्पैक्ट हो रहा है तो हम उसको कैसे ठीक करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी फूड ऐप के थ्रू खाना मंगाते हो, खाना अच्छा नहीं आया, ख़राब आया, तो आप कंप्लेंट करते हो। तो एज कंटीजेंसी प्लान वो पर्टिकुलर ऐप क्या करता है, आपको रिफ़ंड प्रोवाइड करता है, या नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ फ्री चीज़ देता है, डिस्काउंट देता है। तो ये क्या कंटीजेंसी प्लान, कि आप अपने रिस्क, आपका रिस्क हो गया, आपका फेलियर हो गया, बट आप उसको कैसे डील कर रहे हो। नेक्स्ट है रिस्क मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या होता है कि अब आप अपने सॉफ्टवेयर में एनालाइज करो हर एक पॉइंट पे कि रिस्क किस पोजीशन पे है, अभी लो पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट चेंज होता रहता है, नया कोड आता रहता है, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, तो उससे क्या होता है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है रिस्क की। जो रिस्क हो सकता है पहले कम हार्मफुल था, अब वो ज़्यादा हार्मफुल हो गया। तो आप उसको मॉनिटर करते हो, एनालाइज करते हो, री-एनालाइज करते हो, और उसको दोबारा से प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करके फिर से प्लानिंग करते हो। तो ये सब प्रोसीजर चलता है मॉनिटरिंग के अंदर। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अब एक कंसेप्ट आता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन का, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही आता है, क्योंकि हमें कॉस्ट एस्टिमेट करके इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे प्लान कर सकते हैं, या हम प्रपोजल लिख सकते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें इतना कॉस्ट आएगा। तो उसके लिए कोकोमो मॉडल होता है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, उसको अभी हम देखेंगे। और एक चीज़ और आप देखिएगा कि कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एफर्ट पे।
जितना ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, और एफर्ट डिपेंड करता है टाइम पे। जितना टाइम लगेगा उतनी एफर्ट लगेगी, जितना एफर्ट लगेगा उतनी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट कहीं ना कहीं एफर्ट से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम कोकोमो मॉडल देखेंगे। तो कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, हमें एक फॉर्मूला या पैरामीटर्स देता है कि किसके बेसिस पे हम अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसने कोकोमो मॉडल ने कैसे प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जिससे कि वो अपनी कॉस्ट निकाल पाए। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट मतलब कि एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें एक छोटी टीम साइज़ रिक्वायर्ड है, और उस प्रोजेक्ट को पास्ट में कोई ना कोई सॉल्व कर चुका है, तो आप उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अपने आप कॉलेज में बनाते हो, तो कॉलेज में आप कोई सपोज नेटफ्लिक्स क्लोन बना रहे हो, या कोई वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी पास्ट में सॉल्व है। आप बस उसको आप खुद से बना रहे हो, बट अगर आप कहीं फंसोगे तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो इसमें टीम साइज़ छोटी होगी, नॉमिनल एक्सपीरियंस रहेगा, और वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व होगी पास्ट में। एक होता है एम्बेडेड। एम्बेडेड होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो एक तरीके से नया प्रोजेक्ट है, और उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं, टीम साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है एम्बेडेड प्रोजेक्ट। और कहीं बीच में आता है सेमी डिटैच्ड, जो ऑर्गेनिक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बट एम्बेडेड से कम होता है, और उसमें उसका टीम साइज़ भी एवरेज रहता है, तो कहीं बीच में होता है सेमी डिटैच्ड। तो कोकोमो मॉडल का सबसे पहला मॉडल है बेसिक मॉडल। बेसिक मॉडल कहता है कि मैं कॉस्ट निकालूंगा कि कॉस्ट डिपेंड्स ओनली ऑन KLOC। KLOC क्या है? किलो लाइन्स ऑफ कोड। मतलब बेसिकली लाइन्स ऑफ कोड आप देखो अपने प्रोग्राम में कितना है, उसको डिवाइड बाय 1000 करो तो किलो लाइन्स ऑफ कोड मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप कॉस्ट निकालो। तो ये एक बेसिक सी चीज़ कहता है कि जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होगी। ये तो आप मानते हो कि जितना छोटा प्रोजेक्ट उतना कम लाइन ऑफ कोड। अगर एक एडिशन के लिए मैं आपको फंक्शन लिखने का हूँ तो एक लाइन में या 2 लाइन में आप लिख लोगे। वहीं अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी होगी तो आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे। तो बेसिक मॉडल बोलता है कि एफर्ट, ई मतलब एफर्ट, डिपेंड्स ऑन द KLOC, किलो लाइन्स ऑफ कोड। जितने ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड उतना ज़्यादा एफर्ट, जितना ज़्यादा एफर्ट उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। और पर्सन रिक्वायर्ड, कि कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, वो आ जाएगा एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम से हमारा। अब ABCD हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। A KLOC आपके प्रोजेक्ट में कितनी लाइन्स ऑफ कोड यूज़ हुई है, उसकी पावर B, उससे आपको एफर्ट मिल जाएगा। एफर्ट को आप यहाँ रखो, COD कॉन्स्टेंट आपको टेबल से मिलेंगे, टाइम निकल के आएगा। E डिवाइड बाई टाइम करोगे तो पर्सन रिक्वायर्ड निकल के आ जाएंगे, कितने टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आप कॉस्ट भी एनालाइज कर सकते हो। और ये टेबल बना रखे हैं मैंने ऑर्गेनिक के लिए ABCD की वैल्यूज़, सेमी डिटैच के लिए, एम्बेडेड के लिए। बेटर होगा कि आप इन वैल्यूज़ को याद रखो, कभी कभी एग्जाम में वैल्यूज़ नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ जाता है, आपको किलो लाइन्स ऑफ कोड गिवन होता है कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी है, और एक मतलब डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मतलब वो ऐसा दे देंगे कि द प्रोजेक्ट साइज इज़ वेरी स्मॉल एंड द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड अर्लियर, तो वो ऑर्गेनिक हो गया। अगर वो कहे कि प्रोजेक्ट द टीम साइज इज़ एवरेज, तो सेमी डिटैच्ड हो गया। या वो कहे कि वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो एम्बेडेड हो गया। तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रोजेक्ट है, कॉन्स्टेंट्स, उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट मॉडल। इंटरमीडिएट मॉडल बोलता है कि बेसिक मॉडल कहता है कि सिर्फ आप एफर्ट, आपका जो कॉस्ट है सिर्फ KLOC पे डिपेंड है, लाइन्स ऑफ कोड पे। बट ये तो एक बहुत गलत क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट मॉडल। इंटरमीडिएट मॉडल बोलता है कि सिर्फ KLOC पे डिपेंड नहीं करता, उसके अलावा 15 कॉस्ट ड्राइवर्स है जिस पे हमारी कॉस्ट डिपेंड होती है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब ऐसी चीज़ें जो कॉस्ट को अफेक्ट करे। तो इंटरमीडिएट के हिसाब से 15 ऐसे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। मैंने सारे तो नहीं लिखे क्योंकि एग्जाम में ऐसे जनरली पूछते नहीं कि पूरा 15 लिखो, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैरामीटर्स को ये कंसिडर करता है। जैसे कि रिलायबिलिटी, कि आपका जो प्रोजेक्ट है कितना रिलायबल है, उस पर भी आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाना चाहते हो तो आपकी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। कम रिलायबल या फिर एक एवरेज रिलायबल बनाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, या वैसे चेंज होगी। कॉम्प्लेक्सिटी, आपके प्रोजेक्ट की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स है। साइज़ ऑफ द डेटाबेस, आपके डेटाबेस का क्या साइज़ है। एनालिस्ट कैपेबिलिटी, आपका जो एनालिस्ट है आपकी टीम में उसकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर वो कम कैपेबल होगा तो
कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्ट होगी क्योंकि वो ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएगा। रन टाइम परफॉर्मेंस, जब आपने ठीक है एक प्रोजेक्ट बना दिया बट जब आपने उसको लॉन्च किया, जब वो रन टाइम में है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट इफेक्ट होगी। मेमोरी कॉन्स्टेंट्स, आपकी मेमोरी कॉन्स्टेंट्स के, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है जो इंटरमीडिएट मॉडल बोलता है। इसके अलावा भी बहुत कोकोमो 2, कोकोमो 3 मॉडल होते हैं, बट वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जनरली एग्जाम में बेसिक मॉडल आता है, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, टेबल की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन आपको प्रोजेक्ट एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से कैटेगरी में वो प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था कोकोमो मॉडल। आई होप आपको समझ आया होगा जो हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कस किया इस वीडियो में। जनरली कोकोमो मॉडल या SPM को इतना डिटेल में किसी भी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन नहीं किया यूट्यूब पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।